हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। हमारा टॉपिक चल रहा था, तो कुछ जनजातियों की बात हमने पहले भी कर ली है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सहरिया जनजाति। तो नोट करिए, कर लीजिए। सहरिया जनजाति कौन सी जनजाति है? तो आज है हमारी सहरिया जनजाति। तो सहरिया जनजाति के बारे में प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं वो देखते हैं। तो लिख लीजिए आप, सहरिया जनजाति। तो जो ये सहरिया जनजाति है, ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र जैसे कि विशेषकर गुना है, ग्वालियर है, शिवपुरी है, भिंड है, मुरैना है, बुंदेलखंड, इन सब में क्या निवास करते हैं। मूल स्थान है इनका शाहबाज का जंगल। और ये अगर सहरिया जनजाति की बात करें तो ये कोलियन परिवार की जनजाति है। इसकी उत्पत्ति सह प्लस हरिया से, जिसका अर्थ है इनके शेर के साथ होना है। ये सारी बातें लिखेंगे तो लिखिए यह जनजाति, लिखिए यह जनजाति, यह जनजाति प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषकर जो है वो लिख लीजिए, लिखिए विशेषकर गुना, ग्वालियर, लिखिए गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, शिवपुरी और क्या, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना। और कौन सा है? तो एक विदिशा और रायसेन भी लिख लीजिए, विदिशा, रायसेन एवं बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड है। तो देखिए, जनजाति उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषतः गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, विदिशा, रायसेन तथा बुंदेलखंड में निवास करती है। आगे अगर बात की जाए तो लिख लीजिए सहरिया कोलेरियन, सहरिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है। लिखिए सहरिया, लिखिए कोलेरियन परिवार की जनजाति है। कौन से परिवार की? कोलेरियन परिवार की जनजाति है। नोट कर लीजिए। तो सहरिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है। तो देखिए, जनजाति किस प्रदेश के? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेषतः गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना यानी विदिशा, रायसेन, बुंदेलखंड में निवास करती है। सहरिया कोलेरियन परिवार की जनजाति है। आगे देखिए सहरिया के बारे में। उत्पत्ति की अगर बात की जाए, यानी कि इसकी उत्पत्ति, लिखिए सहरिया शब्द की उत्पत्ति, लिखिए सहरिया शब्द की उत्पत्ति, सहरिया शब्द की उत्पत्ति लिखिए सह प्लस हरिया, सह प्लस हरिया से हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है शेर के साथ होना। लिख लीजिए अर्थ। तो अर्थ होता है शेर के साथ होना, शेर के साथ होना। तो देखिए सहरिया शब्द की उत्पत्ति से प्लस हरिया से हुई है। अर्थ क्या है? शेर के साथ होना। तो शारीरिक बनावट की बात की जाए तो ये जनजाति जो है
वो मध्यम कद, रंग होता है इनका सांवला और राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव इन पर काफी देखा जाता है। तो ये बात नोट कीजिए आप। लिखिए शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट तो देखिए, तो लिखिए सहरिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम ऊंचा। लिखिए सहरिया जनजाति के लोगों का कद कैसा? मध्यम ऊंचा। तो लिखिए मध्यम ऊंचा कद है इनका, मध्यम ऊंचा। रंग होता है सांवला। लिख लीजिए रंग सांवला। और राजस्थानी वेशभूषा का विशेष जो प्रभाव है वो इनके अंदर दिखता है, यानी कि राजस्थानी वेशभूषा पहनते हैं। तो लिखिए राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव। लिखिए राजस्थानी वेशभूषा का प्रभाव। विशेष रूप से देखा जाता है। विशेष रूप से देखा जाता है। तो सहरिया जनजाति के लोगों का कद मध्यम ऊंचा, कद मध्यम ऊंचा। और बात की जाए इनके रंग की, तो रंग होता है सांवला। और राजस्थानी वेशभूषा का स्पष्ट प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। किसका? राजस्थानी वेशभूषा का। तो आगे नोट कीजिए। तो चलिए आगे लिखिए। लिखिए केंद्र सरकार ने इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। लिखिए केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा इस जनजाति को, इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा मिला है। इनकी क्या माने? इसको विशेष पिछड़ी जनजाति इसको घोषित कर दिया है। किसने? केंद्र सरकार ने। तो अब बात करेंगे इनकी सामाजिक जीवन की। तो एक बार ये देख लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा इस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है, दर्जा मिला है। तो आगे नोट करेंगे इनकी सामाजिक जीवन। हेडिंग लगाइए सामाजिक जीवन। लिखिए सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन की अगर बात करें तो शहरियों में पारिवारिक इकाई यानी कि कुटुंब एकता होती है और ये पितृसत्तात्मक है। अगर बात की जाए तो ये समतल मैदान जो होते हैं, समतल मैदानों के समूह में ही रहते हैं। इनकी बसावट विशेष प्रकार की है, जिसे क्या बोलेंगे? सहारना या सहराना बोलेंगे। और इनका मुखिया होता है पटेल। तो ये बात नोट कीजिए। लिखिए शहरियों में पारिवारिक इकाई। लिखिए शहरियों में, लिखिए पारिवारिक इकाई। तो शहरियों में पारिवारिक इकाई कुटुंब होती है। लिखिए कुटुंब
होती है। तो कुटुंब होती है और ये है पितृस्थात्मक होते हैं। लिख लीजिए, ये है पितृस्थात्मक। पितृस्थात्मक होते हैं। क्या होते हैं? तो ये होते हैं पितृस्थात्मक। तो आगे लिखिए, सहरिया समतल मैदानों पर समूह में रहते हैं। लिखिए, यानी कि समतल मैदानों में रहते हैं, तो लिखिए सहरिया समतल मैदानों पर। सहरिया समतल मैदानों पर समूह में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो समतल मैदानों में निवास करते हैं और समूह में रहते हैं। लिखिए, इनकी बसावट की बात की जाए तो लिखिए, इनकी बसावट विशेष प्रकार की होती है। लिख लीजिए, इनकी बसावट विशेष प्रकार की होती है। इनकी बसावट विशेष प्रकार की होती है, जिसे सहराना कहा जाता है। लिखिए, जिसे सहराना कहा जाता है। सहराना कहा जाता है। तो इनका मुखिया होता है पटेल। ये बात लिख लीजिए, इनका मुखिया पटेल होता है। इनका मुखिया पटेल होता है। कौन होता है? तो इनका मुखिया की अगर बात की जाए तो वो पटेल होता है। तो देखिए, शहरियों में पारिवारिक इकाई कुटुंब होती है। पारिवारिक इकाई यानी कुटुंब होती है। यह पितृस्थात्मक होते हैं और शहरिया समतल मैदानों पर समूह में रहते हैं। क्या करते हैं? समतल मैदान है, उन पर समूह में रहते हैं और इनकी बसावट विशेष प्रकार की होती है। इनकी बसावट का विशेष प्रकार है, जिसे सहराना कहा जाता है और इनके मुखिया को कहा जाता है पटेल। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। आगे लिखिए, तो आगे लिखिए, इनके मकानों के मध्य में बंगला नामक स्थान होता है। लिखिए, इनके मकानों के मध्य बंगला नामक स्थान होता है। बंगला नामक स्थान होता है। बंगला नामक स्थान होता है, जो एक प्रकार की धर्मशाला अथवा सामूहिक भवन है। लिख लीजिए, जो एक प्रकार की धर्मशाला। लिखिए, जो एक प्रकार की धर्मशाला अथवा सामूहिक भवन होता है। लिखिए, अथवा क्या होता है? सामूहिक भवन। तो सामूहिक भवन होता है। तो इनके मकानों के मध्य क्या होता है? एक बंगला नाम का एक स्थान बोला जाता है, जो धर्मशाला बोल सकते हैं या सामूहिक भवन बोल सकते हैं इनका। जो आगे लिखिए, समाज में बात की जाए तो समाज और जो पटेल है उनके द्वारा जो आदेश किए जाते हैं, उन नियमों को निष्ठापूर्वक जो निर्वहन करता है उसे क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। ये बात लिखिए, समाज और पटेल द्वारा आदेशित। लिखिए,
समाज और मुखिया होता है पटेल, समाज और पटेल द्वारा आदेशित नियमों और परंपराओं को निष्ठापूर्वक निर्वहन करने वाले को क्या कहा जाता है? प्रधान कहते हैं। तो लिख लीजिए, उसे का क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। तो देखिए, यह एक आलसी जनजाति है। ये जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। तो जनजाति क्या कहती है? हम भीलों के छोटे भाई हैं। तो नोट कीजिए, लिखिए, यह एक आलसी जनजाति है। लिखिए, यह एक आलसी जनजाति है। आलसी जनजाति, और ये जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। लिखिए, यह जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। छोटा भाई मानती है। तो देखिए, सहरिया जनजाति का सामाजिक जीवन देख रहे हैं। तो इनके मकानों के मध्य बंगला नामक एक स्थान होता है, जो एक विशेष प्रकार की धर्मशाला अथवा सामूहिक भवन बोल सकते हैं, वो होता है। तो समाज और पटेल द्वारा जो आदेश किए जाते हैं, जो नियम आदेश किए जाते हैं, उन्हें निष्ठापूर्वक मानने वाला क्या कहलाता है? प्रधान कहलाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रधान। तो ये एक आलसी जनजाति है। जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। आगे लिख लीजिए, इनका सांस्कृतिक जीवन। लगाइए हेडिंग सांस्कृतिक जीवन। लिखिए, सांस्कृतिक जीवन। तो सांस्कृतिक जीवन में देखिए, तो शहरियों में गीत, कथाएं, पहेलियां, कहावतें सारी क्या हैं? प्रचलित हैं। तो लिख लीजिए, शहरियों में गीत, कथाएं, पहेलियां। लिखिए, शहरियों में क्या क्या बताया मैंने? गीत, कथाएं, पहेलियां। लिखिए, गीत, कथाएं, पहेलियां और कहावतें। प्रचलित हैं। तो दुलदुल, घोड़ी तथा लहंगी सहरिया की ये क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। तो लिख लीजिए, दुलदुल, घोड़ी, लहंगी। लिखिए, दुलदुल, घोड़ी, लहंगी। दुलदुल, घोड़ी, लहंगी सहरिया के मुख्य नृत्य हैं। लिखिए, सहरिया के मुख्य क्या है? नृत्य हैं। तो देखिए, गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, ये सारी क्या है? तो ये जो कथात्मक पहेलियां शहरियों में
प्रचलित है, तो ये बात लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? लिखिए गोठ लीला राम जन्म, लिखिए गोठ लीला राम जन्म, जानकी विवाह, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, रामायणी आदि क्या है? तो कथात्मक पहेलियां प्रचलित हैं। पहेलियां प्रचलित हैं। तो देखिए शायरियों में गीत, कथाएं, पहेलियां, कहावतें प्रचलित हैं। दुलदुल, घोड़ी, लहंगी, सहरिया के क्या है? प्रमुख नृत्य हैं। गोठ लीला, राम जन्म, जानकी विवाह, पांडवों की कथा, रामायण, ये क्या है? ये है कथात्मक पहेलियां। तो आगे लिखिए इनके धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो लिखिए धार्मिक जीवन, ये हो गया सांस्कृतिक जीवन। अब लिखिए धार्मिक जीवन। तो देखिए धार्मिक जीवन तो जनजाति हिंदू जो धर्म है उससे प्रभावित है। इसमें हिंदू देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जादू टोनों में विश्वास करती है। जैसे हिंदू त्योहार हो गए, जैसे दशहरा है, दीपावली है, ये सारे त्योहार मनाती है। तो लिख लीजिए यह जनजाति हिंदू धर्म से प्रभावित है। लिखिए यह जनजाति हिंदू धर्म से प्रभावित है। हिंदू धर्म से प्रभावित है, इसलिए लिखिए इसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। तो देखिए जनजाति जादू टोनों में विश्वास करती है, ये भी लिख लीजिए। लिखिए यह जनजाति जादू टोनों में विश्वास रखती है। तो हिंदू त्योहार जैसे कि लिखिए हिंदू त्योहार बात की जाए जैसे कि दशहरा है, दीपावली है, होली है, दीपावली है, होली, दीपावली आदि लिख लीजिए शहरियों द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार है। मनाए जाने वाले त्योहार है। तो देखिए जनजाति हिंदू धर्म से प्रभावित है और इसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यह जनजाति जो है वो जादू टोनों में विश्वास रखती है। और हिंदू त्योहारों की अगर बात करें जैसे कि दशहरा है, होली है, दीपावली है, ये सारे पर्व सहरिया जनजाति मनाती है। आगे लिख लीजिए इनका आर्थिक जीवन। लिख लीजिए इनका आर्थिक जीवन।
तो देखिए आर्थिक जीवन, तो लिखिए सहरिया जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार है वो कृषि है, मजदूरी है। और ये परंपरागत रूप से जैसे कि जड़ी बूटियां जो होती हैं जंगलों में उनका संग्रहण करते हैं और हॉट बाजार में इनकी बिक्री करते हैं। ये बात सारी लिख लीजिए। तो लिखिए इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, लिखिए इस जनजाति की, इसे जनजाति की आर्थिक या अर्थव्यवस्था लिख लीजिए सीधा, अर्थव्यवस्था का आधार कृषि, मजदूरी और एक मुख्य क्या है, वनोत्पाद का संग्रह करना है। लिखिए वनोत्पाद का संग्रह करना है। तो देखिए वनोत्पाद का संग्रह है तो शहरियों में परंपरागत कार्य जड़ी बूटियों का संग्रहण है। लिखिए परंपरागत कार्य, परंपरागत कार्य की अगर बात की जाए तो जड़ी बूटियों का संग्रहण है। जड़ी बूटियों का संग्रहण, तो ये जड़ी बूटियों की पहचान सिद्धहस्त होते हैं। पहचान में क्या होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं, इसलिए हॉट बाजारों में इनकी बिक्री करते हैं। लिख लीजिए यह जड़ी बूटियों की पहचान में निपुण है। ये लिखिए यह जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त हैं, अपने हाथ की कला मानते हैं, तो इसलिए यह हॉट बाजारों में, लिखिए इसलिए हॉट बाजारों में इनकी बिक्री करते हैं, इनकी बिक्री करते हैं। लिख लीजिए बिक्री करते हैं। तो देखिए इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि, क्या है, कृषि, मजदूरी और वनोत्पाद का संग्रह करना है। और परंपरागत कार्य की अगर बात की जाए तो ये जड़ी बूटियों का क्या कर लेते हैं, संग्रहण बना लेते हैं, उनको संग्रह कर लेते हैं। और ये जड़ी बूटियों की पहचान में सिद्धहस्त है, इसलिए हॉट बाजारों में इनकी क्या करते हैं, तो ये इनकी करते हैं बिक्री, क्या करते हैं, बिक्री करते हैं। तो देखिए हमने सहरिया जो जनजाति है उसका आर्थिक जीवन पढ़ लिया है, सामाजिक पढ़ लिया है, धार्मिक सांस्कृतिक सारे पढ़ लिए हैं। तो एक तो इसमें मोस्ट बता रही हूँ आपको, मुखिया याद रखिए, मुखिया पटेल, 2-3 क्वेश्चन है। और कौन सी जनजाति भीलों को छोटा भाई मानती है, तो कौन सी जनजाति है, सहरिया जनजाति, ये थोड़ा सा याद रखिए। और अगर बात की जाए इसमें तो दुलदुल और घोड़ी क्या है, नृत्य है, संगीत है, पूछ लिया जाता है क्या है, तो थोड़ा सा बस वो याद रखिए। और इनका क्षेत्र तो हमें याद है, तो आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे हम पढ़ेंगे कोल जनजाति। तो ये सहरिया जनजाति की बातें हमारी कंप्लीट। तो आगे की हमारी हेडिंग क्या रहेगी, कोल, ऐसी कोल जनजाति की सारी बातें विशेष पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।